तो हम लोग कल क्वेश्चंस कर रहे थे एच सी वर्मा के। और आज उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसको करने के बाद हम लोग फिर एक वर्टिकल सर्कुलर मोशन वाला पोर्शन है वो रह गया है वो करके, और फिर सर्कुलर मोशन का एच सी वर्मा का क्वेश्चंस करेंगे। तो देखते हैं कल तक कहाँ तक कर पाते हैं। कोशिश रहेगी कि इसको हम लोग कंप्लीट कर सकें, जिससे कि आप लोग जो है छुट्टियों में अच्छे से इन सारे चैप्टर्स को रिवाइज कर सकें। So a block placed on a horizontal surface is being pushed by a force F making an angle theta. तो यहाँ पे देखो इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, ये जो फोर्स है ये ऊपर से लगा रहे हैं और मेकिंग एंगल थीटा विद द वर्टिकल। तो ये हम लोग पुश कर रहे हैं पीछे से और इसको वर्टिकल से जो एंगल इसका बन रहा है वो थीटा एंगल बन रहा है। इफ द फ्रिक्शन coefficient is mu, how much force is needed to get the block just started? Discuss the situation when tan theta is less than mu. अब देखो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, ये थीटा एंगल पे अगर हम लोग इसको पुश कर रहे हैं तो फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे, एक जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा और दूसरा जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा। जो वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो F cos थीटा हो जाएगा और जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो F sin थीटा हो जाएगा। सो F cos थीटा और F sin थीटा ये दो फोर्सेस हो रहे हैं। अब ये जो वर्टिकल कंपोनेंट है ये mg के साथ जुड़ के n बैलेंस करेगा। अगर फ्री बॉडी डायग्राम हम इसका बनाते हैं, mg नीचे के तरफ एक्ट कर रहा है, नॉर्मल रिएक्शन एक ऊपर के तरफ लग रहा है और एक f cos थीटा इस पे नीचे के तरफ लग रहा है। और अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस देखें तो एक F sin थीटा राइट के तरफ लग रहा है और बिकॉज इसका टेंडेंसी राइट के तरफ मूव करने का होगा, फ्रिक्शन फोर्स इस पे लेफ्ट के तरफ लगेगा उस टेंडेंसी को अपोज करने के लिए। और जो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है दैट इज म्यू एस इंटू एन। तो कह रहा है हाउ मच फोर्स इज नीडेड टू गेट द ब्लॉक जस्ट स्टार्टेड, मतलब ब्लॉक मूव करने वाला है तो उस समय मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा, इसीलिए हम लोग लिमिटिंग केस जो लेते हैं म्यू इंटू एन का हम लोग ले रहे हैं। अब इस पे अगर हम लोग इक्वेशन लिखें, पहले वर्टिकल डायरेक्शन में कोई भी मोशन नहीं हो रहा है तो जितना फोर्स नीचे के तरफ लग रहा है उतना ही ऊपर के तरफ लगेगा। तो नीचे के तरफ जो फोर्सेस हमारा लग रहा है, एक F cos थीटा प्लस ऑफ एक वेट mg, ये दोनों मिला के नॉर्मल रिएक्शन n होता है। ये पहला इक्वेशन हो गया। दूसरा है जो जस्ट मूव करने वाला, जस्ट अबाउट टू स्टार्ट है, तो इसीलिए जितना फोर्स राइट में लग रहा है उतना ही लेफ्ट में लग रहा है, इट इज अबाउट टू स्टार्ट, तो बैलेंस हो जाएगा ये। F sin थीटा इज इक्वल टू मैक्सिमम फ्रिक्शन विच इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। एन का वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर देते हैं फर्स्ट से। फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 हम लोग को क्या मिलेगा, ये जो F sin थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू एन क्या हो गया हमारा, F cos थीटा है प्लस ऑफ mg है, राइट। तो अब हम लोग को म्यू का वैल्यू, हाउ मच फोर्स इज नीडेड, F का वैल्यू निकालना है। तो F sin थीटा म्यू F cos थीटा, म्यू को अंदर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, म्यू F cos थीटा इज इक्वल टू म्यू mg। अब F को बाहर ले लो, अंदर हो जाएगा हमारा साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू एम जी। तो जो F का वैल्यू होगा, फोर्स F इज इक्वल टू म्यू एम जी डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो ये हमारा फोर्स का वैल्यू है, राइट। अब ये जो फोर्स का वैल्यू हम लोग को निकालना था, ये हम लोगों ने निकाल लिया, म्यू एम जी बाई साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। डिस्कस द सिचुएशन व्हेन tan थीटा इज लेस देन म्यू। सो इफ tan थीटा इज लेस देन म्यू, इसका मतलब क्या हो गया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा इज लेस देन म्यू, है ना। और साइन थीटा इज लेस देन म्यू कॉस थीटा, या फिर ये कह सकते हो साइन थीटा माइनस ऑफ म्यू कॉस थीटा इज लेस देन जीरो। अब जब ये साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा लेस देन जीरो है, इसका मतलब क्या हो गया, देखो ये डिनोमिनेटर म्यू एम जी ये तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा। अब ये डिनोमिनेटर जो है अगर नेगेटिव हो गया, मतलब फोर्स नेगेटिव हो गया, राइट, तो द ब्लॉक विल नॉट मूव, ठीक है। सो इफ साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज लेस देन जीरो, block will
not move for any value of force F. क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. आज कुछ बच्चे सेंटर से भी क्लास कर रहे हैं. कौन कौन बच्चे हैं सेंटर पे? Yes, sir. कौन कौन बच्चे सेंटर पे क्लास कर रहे हैं? सर ईशांत है, राहुल है, आशीष है और सुधांशु है. अच्छा अच्छा, सारे आईआईटी वाले बैठे हुए हैं वहां पे. यस सर, और एक नीट का भी है, 2 नीट के हैं. अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बढ़िया बढ़िया है ना. वहां पे स्क्रीन वगैरह पे सब कुछ ठीक से दिख रहा है, यस विजिबल? सर. आवाज क्लियर है बिल्कुल मेरा? यस सर. अच्छा, ठीक है, ठीक है बच्चों. चलो, ये लिख लिया होगा सबने, समझ लिया होगा. नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग. अब ये 8th क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मास कैपिटल M बाय स्मॉल m इन द सिचुएशन शोन इन फिगर सो दैट द सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट. तो हम लोग को रेशियो निकालना है M बाय M का, मतलब ये जो कैपिटल M इस ब्लॉक के मास का और ये ऊपर जो ब्लॉक रखा हुआ उसके मास का रेशियो निकालना है. कब? जबकि सिस्टम रेस्ट पे है. सिस्टम रेस्ट पे है और फ्रिक्शन कफिशिएंट एट बोथ द कॉन्टैक्ट इज म्यू. यहाँ पे भी म्यू है फ्रिक्शन कफिशिएंट, यहाँ पे भी फ्रिक्शन कफिशिएंट म्यू, राइट? अब आप अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, आप ये देखिए कि इस पे mg जो है नीचे के तरफ लगेगा कैपिटल mg. mg के दो कंपोनेंट होंगे, एक जो वर्टिकल टू द प्लेन और एक अलोंग द प्लेन. जो अलोंग द प्लेन होता है वो हमारा ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है, तो ये mg साइन थीटा हो गया और ये हमारा mg cos थीटा हो गया. ठीक है, और एक नॉर्मल रिएक्शन होगा यहाँ पे n, एक टेंशन फोर्स इसको इस तरफ खींच रहा होगा T. तो ये सारे फोर्सेस हो गए यहाँ पे इस फ्री बॉडी इस वाले ब्लॉक पे कैपिटल M पे. स्मॉल m पे अगर हम बात करें तो एक वेट है नीचे स्मॉल mg, नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे n1 मान लेते हैं, है ना. अच्छा, ये जो इसका टेंडेंसी है नीचे आने का, गिरने का होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे ऊपर की तरफ लगेगा विच इज इक्वल टू म्यू इंटू एन. और ये हम लोग लिमिटिंग फ्रिक्शन ले रहे हैं क्योंकि ऑब्जेक्ट बोल रहा है कि सिस्टम रिमेन्स एट रेस्ट. हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालना है इसके रेशियो का. तो मैक्सिमम वैल्यू में मतलब सिस्टम मूव करने ही वाला होगा, तो उस समय मैक्सिमम फ्रिक्शन भी कंसिडर करेंगे. तो इसीलिए म्यू इंटू एन हम लोग ले रहे हैं. और टेंडेंसी बिकॉज इसका नीचे गिरने का होगा, नीचे आने का होगा अलोंग द इंक्लाइन, इसीलिए इस पे फ्रिक्शन जो है ऊपर की तरफ लग. अब हम लोग यहाँ पे अगर बात करें, इसका टेंडेंसी राइट के तरफ मूव करने का होगा, तो इस पे फ्रिक्शन जो है पीछे के तरफ लगेगा, लेफ्ट के तरफ, और उसका वैल्यू म्यू इंटू n1 हो गया यहाँ पे मैक्सिमम फ्रिक्शन. तो ये सारे फोर्सेस हो गए हमारे जो दोनों ब्लॉक पे लग रहा है. अब ये अगर सिस्टम मूव नहीं कर रहा है तो उस केस में क्या होगा? पहले अगर हम लोग स्मॉल m वाले ब्लॉक का इक्वेशन लिखें क्योंकि ये ज्यादा सिंपलर लग रहा है. तो देखो यहाँ पे mg इज इक्वल टू n1 हो गया, ठीक है. और दूसरा हमारा जो टेंशन, ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया, वर्टिकल डायरेक्शन में लिखा हमने. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में t इज इक्वल टू म्यू n1. इन दोनों को कंबाइन कर दो, फ्रॉम 1 एंड 2, इन दोनों को अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो टेंशन T इज इक्वल टू म्यू n1, सो T इज इक्वल टू म्यू इंटू mg हो गया वैल्यू. ठीक है, ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया. अब हम लोग ये जो
ये वाला जो ब्लॉक है इसका फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। इंक्लाइन प्लेन के अलोंग अगर लिखेंगे और एक लिखेंगे जो परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन, तो जब परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन प्लेन लिखते हैं n इज इक्वल टू कैपिटल mg cos थीटा हो गया, ठीक है। ये हमारा फोर्थ इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद फिर mg sin थीटा इज इक्वल टू t प्लस म्यू इंटू एन की जगह वैल्यू पुट करेंगे, कैपिटल mg sin थीटा इज इक्वल टू टेंशन t प्लस म्यू इंटू mg cos थीटा, ठीक है। अब इसको टेंशन t की जगह ना थर्ड वाले इक्वेशन से यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। यहाँ पे आप लिख सकते हो फ्रॉम 4 and 5, ये हमारा सिक्स्थ इक्वेशन हो गया। अब थर्ड और सिक्स्थ को कंबाइन कर दो फ्रॉम 3 and 6, क्योंकि थर्ड वाले में टेंशन फोर्स का हम लोग को वैल्यू पता है, तो कैपिटल mg sin थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू स्मॉल mg प्लस म्यू इंटू कैपिटल mg cos थीटा, ठीक। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं कैपिटल m बाय m का वैल्यू निकालने के लिए। तो कैपिटल m को एक तरफ, कैपिटल m वाले टर्म्स को एक तरफ ले जाओ, mg sin थीटा, और इसको लिख लेंगे माइनस म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू स्मॉल mg, ठीक है। अब कैपिटल M को एक तरफ ले, मतलब कॉमन ले लो, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू स्मॉल mg। अब देखो g को हम लोग कैंसिल कर सकते हैं, सब में कॉमन है, और कैपिटल M बाय स्मॉल m अगर हम लोग निकालते हैं तो ये आता है म्यू डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। तो जो हमारा ये रिलेशन आएगा म्यू डिवाइडेड बाय साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा, ये हमारा कैपिटल M बाय m का रेशियो आ गया, मैक्सिमम रेशियो। डिस्कस द सिचुएशन व्हेन tan थीटा इज लेस देन म्यू। तो यहाँ पे भी वही चीज होगा, जब tan थीटा लेस देन म्यू है, tan थीटा लेस देन म्यू का मतलब साइन थीटा बाय कॉस थीटा लेस देन म्यू, और यहाँ पे साइन थीटा इज लेस देन म्यू कॉस थीटा। उस केस में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इज लेस देन 0, है ना। और साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा लेस देन 0, इसका मतलब जब ये नेगेटिव हो गया तो कोई भी m बाय m के वैल्यू के लिए, फॉर एनी m बाय m वैल्यू, द सिस्टम विल नॉट मूव। कितना भी वैल्यू तुम m बाय m का बढ़ाते चले जाओ, सिस्टम मूव नहीं करेगा, रेस्ट पे ही रहेगा, क्योंकि ये नेगेटिव आ गया वैल्यू यहाँ पे। लिख लिया, समझ गए बच्चों? यस सर। यस सर। यस सर। अब देखो ये क्वेश्चन काफी अच्छा क्वेश्चन है, मतलब वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन इन फ्रिक्शन जो कि पॉसिबल है।
है ना, और काफी अच्छे से समझने का है, और काफी यूज भी होगा। तुम इसके कॉन्सेप्ट को बहुत क्वेश्चन में देखोगे, ऐसे क्वेश्चन में यूज कर पाओगे, बढ़िया से समझना। सो कंसिडर द सिचुएशन शोन इन फिगर, द हॉरिजॉन्टल सरफेस बिलो द बिगर ब्लॉक इज स्मूथ, द coefficient ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक इज म्यू। तो ये देखो, ये जो बिगर ब्लॉक के नीचे वाला जो सरफेस है, ये वाला सरफेस स्मूथ है, ठीक है, कोई फ्रिक्शन नहीं है। द coefficient ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक्स इज म्यू, यहाँ पे जो coefficient ऑफ फ्रिक्शन है वो म्यू है, इस सरफेस पे भी और इस सरफेस पे भी। ये सरफेस भी कांटेक्ट में है, ये सरफेस भी कांटेक्ट में है, दोनों सरफेस पे फ्रिक्शन coefficient म्यू है ना। बहुत लोग यहाँ पे भूल जाते हैं इस वाले पोर्शन पे बताना, जो बी ब्लॉक के साथ है, तो वो भी ध्यान में रखो। पहला तो ये चीज ध्यान में रखना है। Find the minimum and the maximum force F that can be applied in order to keep the smaller block at rest with respect to the bigger block. देखो होता क्या है, जब तुम फोर्स लगाओगे तो ये पूरा जो सिस्टम है इधर एक्सेलरेट करेगा, है ना। जब ये इधर एक्सेलरेट करेगा तो इस पे स्यूडो फोर्स एक एक्ट होगा, इस ब्लॉक पे भी और इस ब्लॉक पे भी। जो स्यूडो फोर्स है वो इस पे इस डायरेक्शन में स्यूडो फोर्स एक्ट करेगा, दोनों दोनों ब्लॉक पे, ठीक है। तो बिकॉज एक्सेलरेशन सिस्टम का राइट में है, तो हमने देखा है कि बिकॉज ये दोनों ब्लॉक ए और बी जो है, बड़ा ब्लॉक सी है, इसका मास कैपिटल एम है, तो बड़ा ब्लॉक जब एक्सेलरेट करता है राइट साइड में, बिकॉज ये छोटे ब्लॉक उस बड़े ब्लॉक के ऊपर है, तो बिकॉज ये नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे है ब्लॉक ए और ब्लॉक बी, तो दोनों ब्लॉक पे लेफ्ट साइड में एक स्यूडो फोर्स लगेगा। ये कॉन्सेप्ट क्लियर? ठीक है, ये स्यूडो फोर्स का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है बेसिकली, स्यूडो फोर्स के कॉन्सेप्ट पे और फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट पे। तो बिकॉज ये एक्सेलरेट राइट साइड में कर रहा है, तो स्यूडो फोर्स इस दोनों ब्लॉक पे लेफ्ट साइड में लगेगा, तो एक स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लग गया और एक स्यूडो फोर्स इस डायरेक्शन में लग गया, दोनों के ऊपर, ठीक है। अच्छा, अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाना शुरू करते हैं दोनों ब्लॉक का, ठीक है। इसका बनाने की जरूरत नहीं है, सबसे पहले तो हम लोग एक्सेलरेशन निकाल लेते हैं पूरे सिस्टम का। तो पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकालेंगे तो फोर्स इज इक्वल टू पूरे सिस्टम का मास m प्लस स्मॉल m। ये तीन ब्लॉक्स हैं, इन तीनों का मास इनटू एक्सेलरेशन a। भाई सिस्टम तो साथ में मूव कर रहा है, फोर्स हम पूरे सिस्टम पे लगा रहे हैं, पूरा सिस्टम साथ में, मतलब इन तीनों ब्लॉक को। सो व्हेन the whole when all the masses are considered as one system, उस केस में this force is equal to sum of all the masses into acceleration. Capital F is equal to capital M plus 2m into acceleration A, ठीक है। तो ये हमारा ये फोर्स हो गया, इज इक्वल टू m प्लस 2m इंटू एक्सेलरेशन ए, ठीक। अब एक्सेलरेशन a विल बी इक्वल टू f डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस 2m। तो हम लोगों को एक्सेलरेशन अब पता चल गया इस पूरे सिस्टम का। जब एक्सेलरेशन पता चल गया, अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बनाते हैं। पहला देखो क्या है, समझने की कोशिश करो, क्या कह रहा है, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम फोर्स। जब फोर्स ज्यादा लगेगा, है ना, जब फोर्स ज्यादा लगेगा तब ये क्या हो जाएगा, इतना एक्सेलरेट करने लगेगा कि स्यूडो फोर्स इसके वेट से ज्यादा हो जाएगा। और ये ब्लॉक क्या है, बिकॉज स्यूडो फोर्स ज्यादा हो जाएगा तो इसका टेंडेंसी ब्लॉक का इस तरफ मूव करने का हो जाएगा और ब्लॉक ऊपर जाना चाहेगा। जब ऊपर जाना चाहेगा तो फ्रिक्शन इस पे इस डायरेक्शन में और इस पे नीचे के डायरेक्शन में फ्रिक्शन लगेगा। जब यहाँ पे एक्सेलरेशन इतना ज्यादा नहीं है कि स्यूडो फोर्स इसको काउंटर कर सके, तो इसका टेंडेंसी नीचे जाने का होगा। उस समय फ्रिक्शन दोनों ब्लॉक पे, इस पे लेफ्ट साइड में ए पे और ब्लॉक बी पे ऊपर की तरफ लगेगा। सो अब हम लोग मिनिमम फोर्स का कंडीशन पहले करेंगे, ठीक है। सो मिनिमम फोर्स का कंडीशन करते हैं, ठीक है। सो व्हेन फोर्स
applied is minimum, in that case the block B has tendency to go down and block A has tendency to go towards right. So friction on B will be upwards, and friction on A will be towards left. अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं ए और बी का. तो बी का जब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे बी ब्लॉक का, इस पे इसका वेट लग रहा है, ठीक है, इसका वेट लग रहा है mg डाउनवर्ड्स, एक टेंशन टी लग रहा है ऊपर की तरफ, और इसका टेंडेंसी बिकॉज नीचे आने का है ना. अच्छा, इस पे एक स्यूडो फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में m इंटू ए, और इस पे जो नॉर्मल रिएक्शन है वो मान लो NB मान लेते हैं, और जो फ्रिक्शन फोर्स है इस पे ऊपर की तरफ लगेगा, दैट विल बी म्यू इंटू NB. मैक्सिमम फ्रिक्शन लगेगा क्योंकि हम लोग को तो एक्सट्रीम केसेस पे बात कर रहे हैं, जस्ट अबाउट टू मूव कर रहा कंडीशन है. और जब हम लोग ब्लॉक ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, ठीक है, ब्लॉक ए पे अब ये स्यूडो फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा m इंटू ए, नॉर्मल रिएक्शन Na ऊपर की तरफ, वेट इस पे mg नीचे की तरफ, टेंशन T इधर, फ्रिक्शन फोर्स इस पे इस डायरेक्शन में लगेगा लेफ्ट साइड में, विच इज म्यू इंटू Na. ये फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है सबको? यस सर. अब हम लोग इक्वेशन जी, अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं. इस पे वर्टिकल डायरेक्शन में लिखेंगे तो Na इज इक्वल टू mg हो गया, और इसके अलावा जो टेंशन T इज इक्वल टू Ma प्लस म्यू इंटू Na. तो टेंशन T इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन प्लस म्यू टाइम्स m इंटू g. ये हमारा सेकेंड इक्वेशन हो गया. अब ठीक है, ये सेकेंड था, इन दोनों को यूज करके ये थर्ड इक्वेशन हो गया. अब इसका अगर हम लोग इक्वेशन लिखें तो n इज इक्वल टू NB इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, और नीचे की तरफ अगर हम लोग फोर्स लिखते हैं mg इज इक्वल टू टेंशन T प्लस म्यू इंटू NB. इन दोनों को कंबाइन कर दिया, mg इज इक्वल टू T प्लस म्यू इंटू Ma. थर्ड और सिक्स्थ ये दो इक्वेशन हो गए. अब हमारे फ्रॉम 3 एंड 6 दोनों को कंबाइन कर दो. दोनों को अगर हम कंबाइन कर लेते हैं तो हमारे पास t का वैल्यू यहाँ पे डालेंगे mg इज इक्वल टू, है ना, t का वैल्यू थर्ड से इसमें डाल देते हैं. हम लोग को निकालना था फाइंड द मिनिमम द मैक्सिमम फोर्स. सो इसका t का वैल्यू यहाँ डालेंगे तो ये हो जाएगा Ma प्लस म्यू mg प्लस म्यू Ma. ठीक है, अब mg इंटू 1 माइनस म्यू, ये म्यू mg को लेफ्ट साइड लेके चलेगा, इज इक्वल टू m इंटू ए को कॉमन ले लोगे 1 प्लस म्यू हो जाएगा.
अब देखो a के जगह इसका वैल्यू डाल देते हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, mg इंटू 1 माइनस म्यू इज इक्वल टू m इंटू 1 प्लस म्यू, और a के जगह f डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस 2m। अब यहाँ पे ये क्या है, मिनिमम फोर्स लगा रहे हैं, तभी तो ऐसा केस है ना, हम लोग मिनिमम फोर्स का कंडीशन ले रहे हैं, इसीलिए f के जगह f मिनिमम हम लोग लिखेंगे यहाँ पे। अब जगह की कमी हो रही है, सो अब देखो यहाँ पे स्मॉल m और स्मॉल m कट गया, ठीक है, और f मिनिमम अगर हम लोग निकालते हैं, f मिनिमम इज इक्वल टू, ये देखो m प्लस 2m इधर चला जाएगा ऊपर न्यूमरेटर में, तो m प्लस 2m इंटू g, ठीक है, और 1 माइनस म्यू बाय 1 प्लस म्यू, यहाँ 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू। तो ये वैल्यू देखोगे मिनिमम का, तो हमारा आता है m प्लस 2mg 1 माइनस म्यू बाय 1 प्लस म्यू। बढ़िया, तो ये मिनिमम फोर्स हो गया। सबको समझ में आया ये? Yes, sir. Yes. बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी इसके दूसरे पार्ट पे भी करेंगे हम लोग, जब मैक्सिमम वाला करेंगे। इसको थोड़ा सा 1 सेकेंड समझ लो। लिख लिया बच्चों? Yes, sir. अच्छा, चलो नेक्स्ट पे अब हम लोग चलते हैं सेकंड केस पे। तो हम लोग को ध्यान रखना है कि एक्सेलरेशन हम लोग ने क्या निकाला है। अब देखो सेकंड केस में हम लोग मैक्सिमम फोर्स पे आते हैं। मैक्सिमम फोर्स पे मैंने बोला जब मैक्सिमम फोर्स लगाएंगे तो उस समय इसका टेंडेंसी पीछे की तरफ मूव करने का होगा, मतलब इसका टेंडेंसी इधर जाने का होगा और इसका टेंडेंसी इधर जाने का होगा, क्योंकि जो स्यूडो फोर्स दोनों पे लग रहा है वो स्यूडो फोर्स जो है वो बेसिकली इसको मूव करा रहा है लेफ्ट की तरफ, जिससे ये ऊपर की तरफ जाएगा। तो इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा ये इस डायरेक्शन में लग जाएगा, और इस पे जो फ्रिक्शन लगेगा, बिकॉज इसका टेंडेंसी ऊपर जाने का होगा, तो फ्रिक्शन नीचे की तरफ लगेगा जब मैक्सिमम फोर्स लगेगा। सो हम लोगों ने ये निकाल लिया था कि एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू f। अब यहाँ पे मैक्सिमम का केस है, तो f मैक्सिमम डिवाइडेड बाय कैपिटल M प्लस स्मॉल 2 टाइम्स स्मॉल m। अब when maximum force is applied on the system, it will have a tendency that A moves, tendency of A moving towards left and tendency of B moving downwards. Okay. एक तो अब देखो यहाँ पे मूविंग अपवर्ड्स, सॉरी, टेंडेंसी ऑफ बी मूविंग अपवर्ड्स। तो अब यहाँ पे देखो
जब इसका टेंडेंसी इधर के तरफ जाने का है, तो अब हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम अगर इनका बनाए, राइट, ए ब्लॉक का पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। ए ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, इसका मास m है, ठीक है। अब इस पे देखिए, नीचे के तरफ फोर्स लग रहा है mg, ऊपर के तरफ नॉर्मल रिएक्शन n लग रहा है। इसका टेंडेंसी राइट लेफ्ट के तरफ मूव करने का है, इस पे स्यूडो फोर्स m इंटू ए लग रहा है, इस पे फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में लगेगा, म्यू इंटू, मान लीजिए एन ए लिखते हैं तो म्यू इंटू एन ए लिखेंगे, और इस पे जो टेंशन टी है वो इस डायरेक्शन में है, टी। क्लियर है बच्चों? अब हम लोग अब हम लोग दूसरे वाले ब्लॉक का लिखते हैं। ब्लॉक बी का हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं। सर एक बार फिर से बताइए। ये वाला, यस सर। हाँ देखिए, इसका टेंडेंसी क्या है, ब्लॉक एम का, अब ये इधर मूव करना चाह रहा है, लेफ्ट की तरफ मूव करना चाह रहा है, क्योंकि स्यूडो फोर्स जो है ना उसका वैल्यू ज्यादा हो गया, क्योंकि तुम मैक्सिमम फोर्स लगा रहे हो। मैक्सिमम फोर्स लगाने से एक्सेलरेशन भी मैक्सिमम होगा, एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा तो ये ब्लॉक अब इधर मूव करने लगेगा स्यूडो फोर्स की वजह से। तुम कभी कभी देखते होगे कि अगर इसके ऊपर हम लोग कोई ब्लॉक को रख दें और इसको तेजी से हम लोग मूव कराएं कहीं पे, तो वो ऊपर वाला ब्लॉक पीछे की तरफ फिकता है, राइट, पीछे की तरफ उस पर फोर्स लगता है। तो वो कंडीशन हम लग रहे हैं कि जब इसको बहुत तेजी से मूव करेंगे तो एक्सेलरेशन इसका इतना ज्यादा हो जाएगा कि इस पे m इंटू ए जो लगेगा वो इसको पीछे की तरफ लेके जाएगा, लेफ्ट साइड में लेके जाएगा। तो बिकॉज इस पे ये लेफ्ट साइड मूव करने वाला होगा तो इस पे फ्रिक्शन किधर लगेगा, राइट साइड में लगेगा, क्योंकि टेंडेंसी इसका मूवमेंट का लेफ्ट में है। टेंशन फोर्स एक इधर लगी रहा है इस पे ऊपर की तरफ, राइट के तरफ, और म्यू इंटू एन ए तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, एक एन ए ऊपर के तरफ हो गया और एम जी नीचे के तरफ हो गया। क्लियर है ये फ्री बॉडी? यस सर। जी, अब हम लोग ब्लॉक बी की बात करते हैं। ब्लॉक बी पे मास जो है नीचे के तरफ लग रहा है एम जी, है ना, इस पे टेंशन टी ऊपर की तरफ लग रहा है। अब ये देखो, इसका टेंडेंसी ऊपर की तरफ मूव करने का है, तो फ्रिक्शन जो है इस पे नीचे की तरफ लगेगा। ये जो है नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे एन बी हो गया, और इस पे जो स्यूडो फोर्स है वो m इंटू ए लग रहा है, और जो फ्रिक्शन फोर्स है वो नीचे की तरफ लग रहा है, दिस इज म्यू इंटू एन बी। अब हम लोग इक्वेशंस लिखना शुरू करते हैं। पहले ए ब्लॉक के लिए लिखते हैं। ब्लॉक ए के लिए इक्वेशंस लिख रहे हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में पहले लिखेंगे, तो एन ए इज इक्वल टू एम जी हो गया, ठीक है। और ये फर्स्ट हो गया। सेकेंड, अब हम लोग टेंशन टी प्लस म्यू इंटू एन ए इज इक्वल टू एम ए हो जाएगा, और ये जो एन ए का वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो हमारा टी प्लस म्यू इंटू एम जी इज इक्वल टू एम इंटू ए हो गया। ये हमारा थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब ब्लॉक बी के लिए जब इक्वेशंस लिखते हैं हम लोग, तो ब्लॉक बी के लिए इक्वेशन लिखोगे तो पहले जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फोर्सेस है, एन बी इज इक्वल टू एम इंटू ए हो गया, और ये हो गया फोर्थ इक्वेशन, और T इज इक्वल टू एम जी प्लस म्यू एन बी, है ना। ब्लॉक मूव नहीं कर रहा है, बस मूव करने वाला है ना, तो म्यू इंटू एन बी, है ना, इन ऑर्डर टू कीप स्मॉलर ब्लॉक एट रेस्ट कह रहा है। तो T इज इक्वल टू जितना ऊपर फोर्स लगेगा उतना नीचे लगेगा, T इज इक्वल टू एम जी प्लस म्यू एन बी। अब इसमें एन बी का वैल्यू पुट कर लेंगे तो हमारा T इज इक्वल टू एम जी प्लस म्यू टाइम्स एम ए हो गया। ये हमारा सिक्स्थ इक्वेशन हो गया। अब ये थर्ड और सिक्स को कंबाइन कर दो, फ्रॉम 3 and 6। अब जब हम लोग इसको कंबाइन कर देंगे थर्ड और सिक्स को, तो हमारे पास जो इक्वेशन आएगा, टी की जगह लिख लेते हैं एम जी प्लस म्यू एम ए प्लस ऑफ म्यू एम जी इज इक्वल टू एम ए। तो ये देखो, एम जी कॉमन ले लोगे 1 प्लस म्यू इज इक्वल टू एम ए कॉमन ले लोगे 1 माइनस म्यू, 1 माइनस म्यू इधर ले जाओ, m और m कट गया, g इंटू
1 प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू। एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है यहाँ पे क्या है, एफ मैक्सिमम बाय कैपिटल एम प्लस 2m इज इक्वल टू जी टाइम्स 1 प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू। इससे हमारा जो वैल्यू आएगा एफ मैक्सिमम इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस 2m इंटू जी 1 प्लस म्यू बाय 1 माइनस म्यू। तो ये हमारा मैक्सिमम वैल्यू है फोर्स का। ठीक है, इसको लिखिए एक सर एक बार फिर से समझा दीजिए। समझ गए बच्चों? Yes, sir. चलिए अब हम लोग 10th नेक्स्ट वाले पे चलते हैं। Now in this figure, so figure shows two blocks connected by a light string placed on two inclined parts of a triangular structure. Coefficient of static and kinetic friction are 0.28 and 0.25 respectively. तो देखो म्यू स्टैटिक जो है 0.28 है, म्यू काइनेटिक 0.25 है at each of the surface. Find the minimum and maximum values of m for which the system remains at rest. अब देखो, अब इसका जब मैक्सिमम वैल्यू होगा, खुद सोचो, जब इसका मास ज्यादा होगा तो इसका टेंडेंसी क्या होगा, नीचे इस तरफ आने का। ठीक है, तो हमें मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। जब मिनिमम वैल्यू होगा तो ये 2 kg वाला मास ज्यादा होगा, 2 kg वाला मास ज्यादा होगा तो ये इधर मूव करेगा और ये इधर मूव करेगा। ये मिनिमम की केस कर रहे हैं। सो जब इन द केस ऑफ मिनिमम वैल्यू ऑफ m, सो जब मिनिमम वैल्यू ऑफ m होगा केस 1, उस समय स्मॉल m will have tendency to move up the incline and 2 kg will move down the incline.
ये हमारा सिचुएशन हो जाएगा। अब कह रहा है देखो ये दो फिगर है, shows two blocks connected by a light string are placed on two inclined parts of a triangular structure. The coefficient of static and kinetic friction are this. Find the minimum and maximum force of M for which the system remains at rest. जो remains at rest वाला हम लोग कंडीशन कर रहे हैं, पहला A पार्ट कर रहे हैं, है ना। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ M के लिए इसका अगर हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं, जो लेफ्ट साइड में मास M है, ठीक है, ये एंगल 45 डिग्री है, राइट। एक नीचे की तरफ फोर्स हो गया mg, इसके दो कंपोनेंट हो गए, ठीक है। एक ये हो गया mg cos 45 और इधर जो फोर्स है वो mg sin 45 हो गया। टेंशन T इसको इस तरफ खींच रहा है। टेंडेंसी बिकॉज मिनिमम है तो इसका टेंडेंसी ऊपर की तरफ जाने का होगा, तो फ्रिक्शन फोर्स इस पे नीचे की तरफ लगेगा, ठीक है। और जो ये नॉर्मल रिएक्शन N1 हो गया, मान लो इस पे N1 लिखते हैं, तो जो फ्रिक्शन फोर्स होगा यहाँ पे हम लिख रहे हैं F इज इक्वल टू म्यू N1 हो गया, ये नीचे की तरफ है। तो अब अगर हम लोग इसका इक्वेशन लिखते हैं तो N1 इज इक्वल टू mg cos 45 डिग्री पहला, और टेंशन T इज इक्वल टू म्यू N1 प्लस mg sin 45 डिग्री, टेंशन T, ये सेकेंड इक्वेशन। सेकेंड और फर्स्ट को मिला लोगे तो T इज इक्वल टू म्यू mg cos 45 प्लस mg sin 45, तो ये थर्ड इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हम लोग 2 kg वाले ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। तो 2 kg वाले ब्लॉक पे नीचे की तरफ फोर्स जो लग रहा है 2g sin 45 मास इंटू एक्सेलरेशन 2g, ये हो गया 2g cos 45 इधर हो गया, नॉर्मल रिएक्शन N2 इधर हो गया, टेंशन T इधर हो गया, और इसका टेंडेंसी नीचे आने का है, फ्रिक्शन इस पे ऊपर की तरफ लगेगा म्यू इंटू N2। तो पहले तो N2 इज इक्वल टू 2g cos 45 हो गया, फोर्थ इक्वेशन, और इधर T प्लस म्यू N2 इज इक्वल टू 2g sin 45। N2 की जगह वैल्यू पुट कर लेते हैं, फोर्थ और फिफ्थ को ज्वाइन करके, तो T प्लस म्यू इंटू 2g cos 45 इज इक्वल टू 2g sin 45। अब यहाँ पे टेंशन T की जगह हम लोग इसको सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, 3 and 6 को कंबाइन कर देंगे, तो हमारा म्यू mg cos 45, और बिकॉज ये ऑब्जेक्ट अभी मूव नहीं कर रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन हम लोग म्यू लेंगे, म्यू का वैल्यू जो है स्टैटिक लेंगे, है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन यहाँ पे यूज होगा, जो म्यू है वो म्यू एस हम लोग यूज करेंगे। so, मैं हर जगह नहीं लिख रहा, तुम लोग समझ लेना। यहाँ पे देखो हो गया म्यू एस हो गया, सो म्यू एस एम जी cos 45 डिग्री हमारा प्लस mg sin 45 डिग्री प्लस म्यू एस इंटू 2g cos 45 इज इक्वल टू 2g sin 45, ठीक है। अब देखो cos 45 sin 45 इन सब का वैल्यू सेम होता है, काट दो सब जगह, g जो है सब में सेम है, g का भी वैल्यू कट कर दो, ठीक। अब यहाँ पे क्या आ गया, म्यू एस इंटू m प्लस ऑफ m इज इक्वल टू 2 माइनस 2 इंटू म्यू एस। तो ये m का जो वैल्यू होगा, दिस इज स्मॉल m इज इक्वल टू 2 कॉमन ले लो, 1 माइनस म्यू एस डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू एस, वैल्यू पुट कर लो, 2 इंटू 1 माइनस म्यू एस, 1 माइनस 0.28 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.28,
तो 2 into 0.72 divided by 1.28. ठीक है, so this will give you 2 into 0.72 divided by 1.28. so ये 1.125 हो जाएगा. so this is equal to 1.125 kg. ये मिनिमम मास हो गया 1.125 kg. क्लियर है बच्चों? sir. जब मैक्सिमम मास होगा, है ना, उस समय इसका टेंडेंसी नीचे की तरफ जाने का होगा. तो ये तुम लोग समझ गए हो, तो इसको हटा के मैक्सिमम वाला करें. ये सब बड़े क्वेश्चंस होते हैं. बेसिकली एक क्वेश्चन में 5-6 क्वेश्चन के बराबर का चीज तुम सीखते हो. तो देखो, इसमें 2 तरीके का क्वेश्चन बन सकता था कि भाई जब ये इसका मास कम है तो इसका टेंडेंसी ऊपर के जाने की तरफ होगा. जब इसका मैक्सिमम मास मतलब ज्यादा मास होगा तो इसका टेंडेंसी नीचे आने का होगा, इसका ऊपर जाने का होगा. तो जो कि हम लोग दूसरा केस करेंगे और उसमें देखेंगे. तो सेकंड केस अगर हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे इसका टेंडेंसी नीचे आने का है. mg sin 45 mg cos 45 टेंशन t नॉर्मल रिएक्शन n1. मास इसका ज्यादा है, m इज मैक्सिमम. तो m इज मैक्सिमम मतलब m विल गो डाउन द incline. m विल मूव डाउन द incline. तो इस पे फ्रिक्शन जो है ऊपर की तरफ लगेगा. ठीक है, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा. दिस इज म्यू n1. और दूसरी तरफ जो ब्लॉक 2 kg वाला है वो अब ऊपर की तरफ मूव करना चाहेगा. इस पे वेट हो गया 2g. दिस इज 2g sin 45. दिस इज 2g cos 45. नॉर्मल रिएक्शन n2. टेंशन t. टेंडेंसी ऊपर जाने का है इसका. इस पे फ्रिक्शन नीचे लगेगा म्यू इंटू n2. अब हम लोग इक्वेशन लिखते हैं इसका. यहाँ पे n1 इज इक्वल टू mg cos 45 और t प्लस म्यू n1 इज इक्वल टू mg sin 45. सो इससे हमारा दोनों को कंबाइन कर दिया, फर्स्ट और सेकंड को, टू t प्लस म्यू इंटू mg cos 45 इज इक्वल टू mg sin 45. ये थर्ड इक्वेशन हो गया. इसका इक्वेशन लिखते हैं. n2 इज इक्वल टू 2g cos 45 और t इज इक्वल टू 2g sin 45 प्लस म्यू n2. इससे हमारा आ जाएगा t इज इक्वल टू 2g sin 45 म्यू इंटू 2g cos 45. ये सिक्स्थ वाला हो गया. अब फिफ्थ, थर्ड और सिक्स्थ को कंबाइन कर दो. फ्रॉम 3 and 6 we'll get t के जगह इसको सिक्स्थ वाले इक्वेशन को डाल देते हैं. 2g sin 45 म्यू इंटू 2g cos 45 is equal to, sorry, plus of mu mg cos 45 is equal to mg sin 45. तो जैसे पिछले क्वेश्चन में किया था, पिछले पार्ट में किया था, cos sin सबका वैल्यू सेम होता है, कट कर दिया, और g सभी में है, g को भी कैंसिल कर दिया. तो जो हमारा वैल्यू आया 2 प्लस म्यू इंटू 2 इज इक्वल टू, ये इसको उस तरफ लेके चले गए, m माइनस
mu into m. So 2 into 1 plus mu divided by 1 minus mu is equal to m maximum. So जो m maximum है mu का वैल्यू अब डाल देते हैं 2 into 1 plus 0.28. यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर रहा है, टेंडेंसी है बस मूव करने का, तो इसीलिए कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन लेंगे into 1 minus 0.28. ठीक है, इसमें वैल्यू डालोगे तो 2 times 1.28 डिवाइडेड बाय 0.72, वैल्यू निकालते हैं 2.56. सो ये 3.55 आता है. ठीक है, सो ये मैक्सिमम मास हो गया ये 3.55 kg. अब आपसे कह रहा है बी पार्ट में फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ आइदर ब्लॉक इफ m इज गिवन द मिनिमम वैल्यू कैलकुलेटेड इन द फर्स्ट पार्ट एंड इज जेंटली पुश्ड अप द इंक्लाइन फॉर अ शॉर्ट व्हाइल. मिनिमम वैल्यू देके इसको हम लोग मूव कराते हैं, उस समय हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है. अब जब तुम्हारे पास ये मास का मिनिमम वैल्यू है, मतलब ये तुम लोगों ने लिख लिया सभी ने? ठीक है, इसको समझ लिया आप लोगों ने. अब ये थर्ड पार्ट में क्या कह रहा है, इसमें ये जो बी पार्ट है इसमें कह रहा है इसका मिनिमम वैल्यू डाल दो. तो m का वैल्यू हम लोगों ने मिनिमम 1.125 शायद निकाला था, 9 डिवाइड. हाँ, सो स्मॉल m का वैल्यू डाल देते हैं 1.125 kg. अब इसको कह रहा है जेंटली इसको पुश कर दो ऊपर की तरफ, मिनिमम वैल्यू कैलकुलेटेड इन फर्स्ट पार्ट एंड जेंटली पुश्ड अप द इंक्लाइन. तो जब जेंटली पुश कर दोगे तो ये मूव करने लगा, तो उस समय जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन 0.25 लगेगा. तो बिकॉज ये स्टैटिक फ्रिक्शन की जगह काइनेटिक फ्रिक्शन अब लग रहा होगा, तो अब ये इसमें कुछ एक्सेलरेशन भी आएगा. मान लो इसका एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a है और इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ a है. तो अब अगर इसका हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, फ्री बॉडी डायग्राम नहीं बनाते, हम सीधे इक्वेशन लिखते हैं. मान लो ये t था और इस पे जो है फ्रिक्शन एक लग रहा है नीचे की तरफ, और ये mg sin 45 डिग्री लगेगा, mg sin 45 डिग्री, और म्यू mg cos 45 नीचे की तरफ लग रहा है. तो इक्वेशन लिखेंगे t माइनस mg sin 45 प्लस म्यू mg cos 45 इज इक्वल टू m इंटू ए. सो हमारे पास जो वैल्यू, हमें एक्सेलरेशन का वैल्यू निकालना है, और यहाँ पे जो म्यू लिखेंगे ये काइनेटिक फ्रिक्शन वाला म्यू लिखेंगे, राइट. तो ये पहला इक्वेशन एक आ गया. और दूसरा इसके तरफ अगर हम लिखेंगे, देखो इसका टेंडेंसी नीचे जाने का है, उस पर टेंशन टी लग रहा है, फ्रिक्शन इधर लग रहा है, एक ये फोर्स लग रहा है 2g sin 45, और इधर जो लगेगा दिस इज म्यू 2g cos 45, ऊपर की तरफ फ्रिक्शन और ये टेंशन टी. तो हम लोग लिखेंगे 2g sin 45 माइनस टी प्लस म्यू के इंटू 2g cos 45 इज इक्वल टू 2 इंटू ए. सेकेंड इक्वेशन मैंने ज्यादा नहीं लिखा है क्योंकि पीछे हम लोगों ने विस्तार से इसको किया ही है ना, डिटेल में. तो वहां पर से देख लेना फर्स्ट केस वाले का, अगर तुम लोग को नहीं समझ में आया तो क्या लिख रहा है. अब ये हम लोग बेसिकली इनको सॉल्व करना है, हम लोग को एक्सेलरेशन निकालना है, टी को एलिमिनेट करना है. तो इन दोनों को अगर हम लोग ऐड कर देंगे, राइट, तो ये देखो अगर ये ब्रैकेट हटा दोगे तो ये हमारा इक्वेशन जो है, इक्वेशन है टी माइनस m का वैल्यू 1.125 है. ठीक है, तो 1.125 इंटू जी इंटू साइन 45 माइनस म्यू के क्या है 0.25 इंटू 1.125 इंटू 10 इंटू cos 45 इज इक्वल टू 1.125 a. और जो दूसरा इक्वेशन लिख रहे हैं 2 इंटू 10 इंटू साइन 45 माइनस टी माइनस 0.252 इंटू 10 इंटू
cos 45 इज इक्वल टू 2a। दोनों को ऐड कर दो, दोनों को ऐड करोगे प्लस टी माइनस टी कैंसिल हो गया। अब देखो 20 इंटू साइन 45, 20/√2 माइनस 11.25/√2 माइनस 0.25 इंटू 11.25/√2 minus 0.25 into 20/√2 is equal to 3.125a। ठीक है, इन दोनों को ऐड कर दिया। अब ये √2 तो कॉमन है, अब 20 माइनस 20 इंटू 0.25 करेंगे, 20 माइनस 20 इंटू, तो ये तो 15 माइनस ऑफ 11.25 और 11.25.25, $11.25, 14 point, $20 to 20.25. एक्सेलरेशन हमारा गलत आ रहा है। इसको सॉल्व करके देख लेना, हम लोग कुछ कैलकुलेशन मिस्टेक कर रहे होंगे। एग्जैक्ट वैल्यू मासेस का तो हमारा वैल्यू सेम है, एक्सेलरेशन का वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट आ रहा है। एक मिनट, मैं इक्वेशंस चेक कर लेता हूँ। mg sin 45 डिग्री माइनस टी माइनस एफ इज इक्वल टू एम ए। ठीक है ना, ये साइन माइनस टी माइनस म्यू के, ठीक है, टी माइनस एम जी साइन 45 डिग्री माइनस म्यू के। ठीक है, ठीक है, हमारा इक्वेशंस वगैरह सही है। 2 इंटू 0.75 1.5 हो गया, so 1.125
इंटू 1.25, ठीक है। 1.5 minus 1.40625 65 into 10 divided by root 2 plus 1 by 3.12। इन्होंने गलत लिख रखा है बेटा, इन लोग का भी कैलकुलेट करके सेम ही आ रहा है। हमारा ए जो है 0.21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, वो एस सी वर्मा में गलत दिया, वो 0.31 लिखा हुआ है वहां पे, ठीक है। तो जो उनका भी कैलकुलेशन करके जो वैल्यू आ रहा है ना, वो यही वैल्यू आ रहा है ना, तो हमारा सही है ये वैल्यू। एस सी वर्मा में जनरली गलती नहीं होती है, तो वन ऑफ द रेयर केस मार्क करके रख लो, किसी को बता सकते हो कि एस सी वर्मा में गलती है, ठीक है। 0.21 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही इसका आएगा। बुक में 0.31 लिखा हुआ है, वो गलत लिखा हुआ है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. ठीक है, मेरे ख्याल से ज्यादा समय बचा नहीं है, कुछ तो कर सकते हैं। तुम लोग को ये सारे क्वेश्चंस करने हैं। अब तुम्हारा ना फ्रिक्शन के सारे क्वेश्चंस तुम कर सकते हो एक्सरसाइज के 1 से लेके 31 तक एच सी वर्मा में। मतलब तुमको बेसिकली सॉल्व एग्जाम्पल तो सारा हमारा हो गया। तुम्हें जो ये ऑब्जेक्टिव 1 2 तुम लोग को अटेम्प्ट करना है, खासकर नीट वाले बच्चों को ये ऑब्जेक्टिव 1 एंड 2 ये बहुत कंपलसरी है। ये जो क्वेश्चंस है ना, ये आजकल बस इसी से क्वेश्चंस आ ही रहे हैं। इस बार के नीट में ज्यादा क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस थे, जो कि तुमको एस सी वर्मा के ऑब्जेक्टिव टाइप में मिलते हैं, है ना। सॉल्व करने वाले क्वेश्चंस भी थे, बट कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस भी काफी थे। तो इसीलिए कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। वो ऑब्जेक्टिव 1 एंड 2 से बहुत अच्छे से होता है। आईआईटी वालों को भी करने की जरूरत है, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो बुराई नहीं है। और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने हैं। जो लास्ट के 5-6 क्वेश्चंस होते हैं नीट वाले, अगर उनको छोड़ भी देंगे तो चलेगा। मतलब 25 के बाद वाला क्वेश्चन अगर नीट वाले नहीं करते हैं तो भी चलेगा, बट आईआईटी वालों को सब सारा करना है। नीट वालों को 25 तक, क्वेश्चन नंबर 25 तक करने की जरूरत है, ठीक है। 1 से 25 देखो, पूरा कर लोगे तो नुकसान नहीं है। मतलब बेसिकली उससे कॉन्सेप्ट ही सीखोगे। जो क्वेश्चंस का ट्रेंड रहता है नीट का, वो ये रहता है कि मान लो तुम्हारा कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन है, जैसे अगर हम 27th क्वेश्चन की बात करें, है ना, या 28th क्वेश्चन की बात करें, ये मान लो डिफिकल्ट माना जाता है, 30th वाला डिफिकल्ट माना जाता है, बट इवेंचुअली क्या है, इसका एक पार्ट तुमसे पूछ लेंगे, पूरा क्वेश्चन ना पूछ के छोटा सा पार्ट इसका पूछ लेंगे। उसमें क्या होता है, कॉन्सेप्ट यूज होता है सेम, बट पूरा कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं होती है। तो एचसी वर्मा करने से क्या है कि आपको वो कॉन्सेप्ट आ जाएगा। कॉन्सेप्ट आ जाएगा तो अगर उसका एक पार्ट पूछा हुआ है तभी आप सॉल्व कर पाओगे, जब ये पूरा क्वेश्चन आपको आता हो, ठीक है। तो इस वजह से तुमको हेल्प करेगा। आईआईटी वालों को तो सारा करने की जरूरत है, एक एक क्वेश्चन करने की जरूरत है। और नीट वाले 25 तक कर लेना। अगर 31, अगर तुम चाहते हो कि तुम इस बार तो 2 बच्चे 720 में 720 लाए हैं, तुम लोग को मोटिवेशन लेना चाहिए उनसे, उनका पढ़ो कि वो लोग कैसे तैयारी करते थे, है ना। एक तो लड़की है यूपी में, आकांक्षा नाम की, और एक हैदराबाद से एक लड़का है, बेसिकली आंध्रा से, है ना, जिसने पूरा फुल ऑन फुल स्कोर किया है। तो वहां पे देखो, उन लोग का अगर तुम पढ़ोगे तो वो लोग बस अपने आप को रेस्ट्रिक्ट नहीं करते थे कि ये तरह का क्वेश्चन बस नीट में आएगा तो ऐसा ही करें। मतलब बेसिकली इन एंड आउट जितना तुम करोगे, जितना तुम प्रैक्टिस करोगे, वो तुमको कहीं ना कहीं तुम्हारे वैल्यू को ऐड करेगा और तुम्हारे मार्क्स को बढ़ाएगा। इसीलिए एचसी वर्मा को बेस मान के चलो, तुम लोग भी करो।
और तुम लोग सारे लोग जो नीट वाले बच्चे हो वो सब तो बहुत ब्राइट बच्चे हो, तुम लोग कर सकते हो ये 31 क्वेश्चंस। तो ट्राई एंड अटेम्प्ट इट एंड डू इट। ओके, ठीक है बच्चों, Yes, sir. चलिए बाय एंड टेक केयर फॉर टुडे। Yes, sir. एंड कल इसको आगे बढ़ाते हैं, वर्टिकल सर्कल वाला पोर्शन खत्म करते हैं कल। चलिए बाय बच्चों, Bye, बाय, sir. टेक केयर। Thank you. Yeah. Thank you, sir. Thank you, sir.